हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य के बारे में। जो हमारे स्टैटिक का जो टॉपिक है जो आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो पहले भाषा के बारे में देख लेते हैं कि भाषा हमारा होता क्या है। तो भाषा का मतलब होता है कि जो हमारी भावनाएँ होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उसको अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसे क्या होता है, हमारा उसे भाषा बोलते हैं। और इस भाषा को संविधान में भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है ना। संविधान में भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रभाषा नहीं, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। क्लियर हो रही बात। 343 में क्या है, 343 में बोल रहा है कि संघ की राज्य भाषा क्या होगी। 343 में बोला गया कि संघ की राज्य भाषा क्या होगी। 344 में कहा गया कि राजभाषा के लिए आयोग का गठन होगा। राजभाषा के लिए किसका आयोग का गठन होगा, किसमें कहा गया, 344 में कहा गया। किसके द्वारा होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, ठीक है। यहाँ संघ की राजभाषा की बात किया है। यहाँ आयोग जो राजभाषा के लिए जो आयोग का जो गठन होता है वो किस में होगा, वो होगा 344 आर्टिकल में, ठीक है। ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और 351 जो है आपका हिंदी का विकास करना। 351 में क्या है, हिंदी का विकास करना, ठीक है। और आयोग का जो गठन हुआ 1955 में एक आयोग बना जिसका नाम था बीजी खरे आयोग। क्या नाम था, बीजी खरे आयोग। बीजी खरे आयोग के जो अध्यक्ष थे ये बाल गंगाधर खरे आयोग थे, यानी बाल गंगाधर थे, ठीक है। इस बीजी खरे आयोग का मतलब हो गया बाल गंगाधर खरे आयोग, जिसका नाम किसमें था, 1955 में एक आयोग बना जिसका नाम बाल गंगाधर खरे आयोग था, ठीक है। चलिए, अब कुछ बिंदु पर हम बात करेंगे, कुछ हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा सिर्फ राज्यभाषा है। क्लियर हो रही बात। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया। कब, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। राजभाषा जो विभाग है किस मंत्रालय का अधीन आता है, तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। किसके अंतर्गत कार्यरत है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ठीक है। राजभाषा अधिनियम एक्ट 1963 के द्वारा, इम्पोर्टेंट है, राजभाषा अधिनियम एक्ट 1963 के द्वारा संसदीय जो राजभाषा समिति है 1976 का गठन किया गया। अगर बोलेगा संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया, तो 1976 में किया गया। इसमें क्या थे, इसमें कुल 30 सांसद थे। उस समय क्या थे, कुल 30 सांसद यानी एमपी सदस्य थे, जिसमें 20 लोकसभा के एमपी थे और 10 राज्यसभा के। अगर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा। क्लियर हो रही बात। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो अमित शाह है। कौन है, अमित शाह। कौन है जी, अमित शाह, ठीक है। वर्तमान जो सदस्य वर्तमान में संसदीय जो राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह हैं ये। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अनुसूची 8 में बात करेंगे कि अनुसूची 8 में क्या क्या भाषाओं का अभी हम भाषा के बारे में बात करने, अभी हम शास्त्रीय भाषा तो बाद में आएंगे, ठीक है। जो हमारी भाषा का जो वर्णन है अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में मूल संविधान में जो मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। जो 8 नई भाषाएं जो है, जो भाषा हम बोलते हैं वो कौन कौन से जोड़ी गई, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान इसमें जो है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अगर हम 15वें क्रम की बात करें तो 15वें क्रम में 21वां संविधान संशोधन 1967 में आपका किसका जोड़ा गया, आपको सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 में
किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा में जोड़ा गया, सिंधी भाषा में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी 71वें संविधान संशोधन 1952 में नमक को जोड़ा गया। नमक ट्रिक है, नमक मतलब न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, यानी 71वें संविधान संशोधन 1922 और 21वें संविधान संशोधन 1967 में किसको? सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1952 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद एक आता है, देखो तो ये 15वां हो गया, 16, 17, 18 हो गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक्स याद करेंगे तो बोडोमास होता है। क्या होता है? बोडोमास। बोडो, बो से बोडो, डो से डोंगरी, म से मैथिली, स से संथाली, है ना, है ना। बोडो मास, बोडो मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यानी 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? पहला 15वें क्रम का 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1922 में नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया बोडो मास को, यानी बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। अब आइए देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस की हम बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस, और उसमें भी महत्वपूर्ण दिवस में भाषा के बारे में बात करेंगे। जैसे हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ दिया तो आप 10 जनवरी को, है ना। अगर विश्व पूछ दिया तो 10 जनवरी को, हिंदी दिवस पूछ दिया तो 14 सितंबर को। कन्फ्यूजन वाला है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व क्या लिख रहे हैं हम? विश्व लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं ना, 10, यानी 10, है ना। हिंदी में तो 10 लिख नहीं रहे हैं कहीं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 बना रहे हैं और 0 बना रहे हैं, यानी 10, यानी 20 पूछेगा तो 10 जनवरी, 20 पूछेगा तो 10 जनवरी। ठीक है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 10 जनवरी, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। कि कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को, 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। जब विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था, इस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे। कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी। जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में, इस समय के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। एक आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये जितने भी हमने पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये रहा हमारी भाषा के बारे में, ये रहा किसके बारे में? भाषा के बारे में। अब हम आते हैं दोस्त मेरे शास्त्रीय भाषा के बारे में, कि शास्त्रीय भाषा हमारी होती क्या है ना। शास्त्रीय भाषा हमारी होती क्या है? अब हम शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले बात कर लें पहले इसमें शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो यहाँ देखिए दिया है कि 5 फरवरी 2014 को क्या हुआ था? 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय ने, देखिएगा पूछता है कि शास्त्रीय भाषा यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो 5 फरवरी 2014 को सांस्कृतिक मंत्रालय ने बताया एक पत्र के माध्यम से, इस शास्त्रीय भाषा का आधार क्या होना चाहिए, है ना। शास्त्रीय भाषा का आधार क्या होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बोला। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ी ना भाई यही पूछेगा, ये तो सबको मालूम है कि वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहले 6 थी, 2024 में 5 जोड़ी गई। ठीक है। तो आप देखो क्या होना चाहिए कि भाषा का मूल्यवान विरासत हो। भाषा का जो होना चाहिए ये मूल्यवान एक विरासत होना चाहिए, है ना। भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, और जो भाषा का जो इतिहास होना चाहिए वो 1500 से 2000 पुराना भी होना चाहिए। ठीक है। भाषा का साहित्य क्या हो? मौलिक हो। भाषा का साहित्य क्या हो? मौलिक हो, अर्थात उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो। जो हम भाषा को पढ़ रहे हैं इसकी उत्पत्ति जो है किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो,
इसके बारे में हम वो करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में भारत में कितनी है, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 11 शास्त्रीय भाषाएं कैसे? पहले 6 थी, बट 2024 में 5 शास्त्रीय भाषा जुड़ी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा बात को। पहला जो तमिल था, तमिल को 2004 में जोड़ा गया, है ना। भारत में सबसे पुरानी ये भाषाएं जो है वो कौन सी है? तमिल भाषा है। कौन सी भाषा है? तमिल भाषा है। तो तमिल को कब किया गया? जोड़ा गया 2004 में जोड़ा गया, ठीक है। भारत में सबसे क्या है? पुरानी भाषाएं हैं। संस्कृत को कब किया गया? तो 2005 में किया गया। कब किया गया? 2005 में किया गया। तीसरा तेलुगु है, तो तेलुगु को कब? 2008 में। कन्नड़ को 2008 में। मलयालम को 2013 में। उड़िया को 2014 में, ठीक है। बट एक ट्रिक है, 5 जो भाषाएं 2024 में जोड़ा गया। मील से तेल कमाओ, मील से तेल कमाओ, है ना। यहाँ पे जो है ये मील से तेल कमाओ, खैर ऐसे ही याद करिए, ये तो ट्रिक ऐसे ही है। देखिए 2024 में हमारी भाषाएं जोड़ी गई, वो प्राकृतिक है, पाली है, मराठी है, असमिया है और बंगाली है। महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमिया और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। इस नाम से याद रखिएगा। प्राकृतिक तो हो ही गया, ठीक है। पूछा जाएगा कि कौन से भारत में हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है, या कौन सा हमारी शास्त्रीय भाषा हमारी जोड़ी गई, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रहे। तो प्राकृतिक पाली है ना, जोड़ा गया 2024 में। मराठी भी जोड़ी गई, असमिया भी जोड़ी गई और बंगाली भी जोड़ी गई। ये हमारी होगी शास्त्रीय भाषा। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, कि शास्त्रीय नृत्य हमारा क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम बात करेंगे, बहुत जल्दी टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्त मेरे। शास्त्रीय नृत्य की जो परिभाषा है, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो हमारा शास्त्र है उसमें होता है, और इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है। मतलब लयबद्ध पैटर्न में संचालन का मतलब होता है फिक्स पैटर्न होता है, इसके करने का एक फिक्स पैटर्न होता है। क्लियर हो रही बात? हो रही नहीं हो रही है? क्या होता है? एक फिक्स पैटर्न होता है इसका करने का, ठीक है। चलिए, स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है 3 ग्रंथ है। पहले सुनिएगा, इसका जो स्रोत है क्या है? स्रोत है आपका 3 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ है? 3 ग्रंथ है। पहला क्या है? नाट्य शास्त्र। दूसरा क्या है? संगीत रत्नाकर। तीसरा है अभिनय दर्पण। तो नाट्य शास्त्र जिसको पंचम वेद कहते हैं, ये भरत मुनि ने लिखा था। संगीत रत्नाकर सारंग देव ने लिखा था। अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर ने किया था। ये 3 ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर, संगीत रत्नाकर सारंग देव। अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर, संगीत रत्नाकर सारंग देव। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, जिसे पंचम वेद कहते हैं। नाट्यशास्त्र को क्या कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं। अगर पूछेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस, आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है, तो आप बोलेंगे उदय शंकर। कौन? उदय शंकर SSC सीजीएल में आया हुआ है। उदय शंकर को पद्म विभूषण, देखिए उदय शंकर को पद्म विभूषण अवार्ड 1971 में दिया गया। कब दिया गया? 1971 में दिया गया। उदय शंकर को पद्म विभूषण अवार्ड 1971 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, सुनिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत पूछेगा तो 9 है। अगर बोलेगा कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, आप कहेंगे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर बोलेगा कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कितने हैं, तो 9 है। क्या मारिएगा आप? 9 है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं? आइए, अब हम बात करते हैं जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय जो डांस है। पहला है भरतनाट्यम, जो कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलग अलग बात भी हम करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा होता है मोहिनीअट्टम,
ये कहाँ है? केरल में। तीसरा है कथकली, ये कहाँ है? केरल में। चौथा है मणिपुरी, कहाँ है? मणिपुर में डांस होती है। कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में। उड़ीसी, उड़ीसा। कथक, उत्तर भारत में। सत्रिया, असम में। ठीक है, सत्रिया जो है भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, नया है, जिसको 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2000 ईस्वी में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। क्लियर। अब हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार इसकी स्थापना जो हुई थी 1953 में हुई थी और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नोट देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय ने, हमने बोला था कि जो नव शास्त्रीय जो डांस है संस्कृति मंत्रालय ने दिया है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत जो छऊ नृत्य है, तो छऊ नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। ये हमने बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो जो छऊ नृत्य है वो शास्त्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा है? 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है, छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मयूरभंज शैली। कौन सी शैली? मयूरभंज शैली। दूसरा होता है पुरुलिया शैली। दूसरा क्या होता है? पुरुलिया शैली। तीसरा होता है सरायकेला शैली। सरायकेला शैली। मयूरभंज शैली ये कहाँ होती है? ये उड़ीसा में। इसमें क्या होता है? मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होगा। पुरुलिया शैली जो कि पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, मुखौटा का प्रयोग होता है। और सरायकेला शैली जो कि झारखंड में है, इसमें भी मुखौटा का प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नृत्य में आपका मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। तो छऊ नृत्य को क्या बोलते हैं? छऊ नृत्य को छऊ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। छऊ नृत्य को छऊ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, लेकिन मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। समझ बात आ रही है? बिल्कुल। अब हम आते हैं भरतनाट्यम डांस पे, कि जो भरतनाट्यम डांस हमारा तमिलनाडु में होता है। कैसे? तो भरतनाट्यम देखिए, इसमें भ से भाव आ रहा है, र से राग और तल से ताल। सुनिएगा, भ से भाव, र से राग और त से ताल। इसका अन्य नाम क्या होता है? तो दासी अट्टम है, सादिर अट्टम है। दासी अट्टम और सादिर अट्टम इसका अन्य नाम है। प्रमुख शैली क्या है इसमें? भरतनाट्यम डांस की प्रमुख शैली क्या है? तो तंजौर शैली, कांचीपुरम शैली और पंडुरन शैली, ये तीनों शैलियाँ होती हैं। ठीक है, भ से भाव, र से राग, त से ताल। अलारी पुलम की शुरुआत तिलाना अंत भरतनाट्यम के अभिन्न अंग है। जो अलारी रिपु और तिलाना, इसका जो अलारी रिपु इसका शुरुआत होता है और तिलाना इसका अंत है। यह भरतनाट्यम का क्या है? अभिन्न अंग है। कैसे हैं दोस्त मेरे? अभिन्न अंग है। नृत्य सिखाने वाले जो गुरु होते हैं उनको नट्टू वर्नार बोलते हैं। नट्टू वर्नार बोलते हैं। भरतनाट्यम का उल्लेख अभिनय दर्पण में मिलता है, जिसको नंदीकेश्वर ने लिखा हुआ है। समझिएगा, भरतनाट्यम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है अभिनय दर्पण में मिलता है, नंदीकेश्वर ने लिखा था। इस नृत्य में क्या होता है? इस नृत्य में हाथ की तीनों उंगलियों से ओम की आकृति प्रमुख मुद्रा की जाती है। मतलब इस नृत्य से क्या होता है? इस नृत्य में हाथ की तीनों उंगलियां से ओम की आकृति के लिए प्रमुख एक मुद्रा के रूप में निरूपित किया जाता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं होगी? क्लियर हो गई? बिल्कुल। और देखिए, इसमें अगर हम भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम में जो हमारा कलाकार हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो भरतनाट्यम में जो हमारा भरतनाट्यम नृत्य को पुनः जीवित करने का जो श्रेय है वो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अनुडेल को मिलता है। रुक्मणी अनुडेल को मिलता है। ठीक है, पहला रुक्मणी देवी अनुडेल 1952 में राजभाषा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला शास्त्रीय नृत्य थी। रुक्मणी देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी देवी अनुडेल ये भरतनाट्यम से संबंधित है। 1952 में राजभाषा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला शास्त्रीय नृत्य हैं। 1936 में कला क्षेत्र में फाउंडेशन की स्थापना की थी।
1936 में कला के क्षेत्र में क्या इन्होंने किया था, फाउंडेशन की स्थापना की थी। 1968 में पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किया था। ठीक है, 1968 में पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किया था। 1956 में पद्म विभूषण मिला था। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है कौन सा, पद्म विभूषण, पद्म क्या भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी जो कृष्णमूर्ति है भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। 2024 में इनका निधन हो गया, क्वेश्चन आ सकता है। पद्मश्री कब मिला था, 1968 में। पद्म भूषण कब मिला था, 2001 में। पद्म विभूषण कब मिला था, 2016 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ए पैशन ऑफ डांस इनकी आत्मकथा है। तिरुमाला देव स्थानम द्वारा इन्हें अस्थापना नृत्यकी की मान्यता दी गई। मतलब तिरुमाला देव स्थानम द्वारा इन्हें अस्थापना नृत्य की मान्यता प्रदान किया गया। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसके बाद तीसरा है पद्मा सुब्रमण्यम। 2024 में पद्म विभूषण दिया गया। पद्मश्री 1981 में और पद्म विभूषण दिया गया 2003 में। वैजयंती माला को 2024 में क्या किया गया, पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है। इसके बाद टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की रानी भी कहते हैं। पद्म विभूषण 1977 में दिया गया। किस में दिया गया, 1977 में दिया गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं मृणाली साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी है। 1949 में अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया गया। दर्पण अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया गया। कौन, मृणालिनी साराभाई, इसकी स्थापना किया गया। किसकी, इसकी स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम किसमें, इसके बाद आते हैं सोनल मानसिंह के बारे में। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम प्लस उड़ीसा के लिए है। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला नृत्यांगना है ना। इस बात को ध्यान रहे आपका। इसके बाद और अगर बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो वैली हैं ये इम्पोर्टेंट हमारी है नहीं। ये भी नर्तकी नटराज, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन सकता है। ट्रांसजेंडर 2019 में जो पद्मश्री भारत प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी हैं। कौन सी, नर्तकी नटराज 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी है। फिर होता है कमला लक्ष्मण। 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्य अभिषेक में समारोह में शामिल हुई थी। ठीक है, कमला लक्ष्मण। तो ये है हमारा, इतने हम टॉपिक को क्लियर कर पाए हैं, है ना, 20 मिनट की वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अब ऐसे ही पूरा हम 50 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।